स्क्रीन दिख रही है सबको? जी। तो आज का टॉपिक है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। सबसे पहले हम टर्म फाइलोजेनी की बात करेंगे कि आखिर फाइलोजेनी से हम क्या समझते हैं। तो फाइलोजेनी का मतलब ये होता है, बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म में हम इसको कह देते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इसी को हम फाइलोजेनी कहते हैं। और इसको थोड़ा सा अगर हम इलेबोरेट करें अ बिट, तो इसका मतलब ये हो गया कि हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स by which species or other taxa have arisen from common ancestors। मतलब फाइलोजेनी में बेसिकली हम उन सारे स्टेप्स और सारे इवेंट्स को देखते हैं जिनसे होते हुए एक स्पीशीज या दूसरे टैक्सा का फॉर्मेशन हुआ है फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर। जैसे कहते हैं ना कि आदमी कभी बंदर था, हमारे पूर्वज बंदर हैं। एक्चुअली में बंदर हमारे पूर्वज नहीं है, हमारे पूर्वज जो थे वो एप्स थे। ठीक है ना, देयर इज वेरी क्लियर कट डिफरेंस बिटवीन मंकीज एंड एप्स। मंकीज जो है वो पूरी अलग क्लेड को बिलोंग करते हैं। अब क्लेड क्या है ये भी एक फाइलोजेनेटिक टर्म है, लेकिन बस इतना समझिए कि एप्स से ह्यूमंस आए हैं, बंदर बंदर से नहीं आए हैं। और एप्स क्या हैं? एप्स में आपके गोरिल्ला है, चिंपांजी है, ओरांगुटान है। तो इनकी कोई एक स्पेसिफिक ब्रांच ने ह्यूमंस को फॉर्म किया। तो इसका मतलब कि अगर हमको ह्यूमन एज ए स्पीशीज समझना है कि कैसे फॉर्म हुई, होमोसेपियंस कैसे फॉर्म हुए, तो हम एप्स से लेके और ह्यूमंस तक की जो हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स है उसकी स्टडी कर सकते हैं, उससे पता लगा सकते हैं। और पीछे अगर हम जाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि चौपायों से हम कितना रिलेटेड हैं। आई मीन कैटल्स, गाय भैंस बकरी। और पीछे अगर हम जाना चाहें तो हम ये देखेंगे कि हमारी क्लास जो मैमलिया है उससे पहले की क्लास यानी कि रेप्टाइल्स, इनसे हम कैसे आए। थोड़ा और पहले जाना चाहें तो हम दूसरे फाइलम में जाके देखेंगे। और ऊपर जाना चाहें और ब्रॉड लेवल पे जाना चाहें तो किंगडम के लेवल पे देखेंगे। तो इसका मतलब कि दैट डिपेंड्स कि हमारा पर्पस ऑफ स्टडी क्या है इवोल्यूशन को लेके, हम किस स्टेप पे कितना बारीकी से देखना चाह रहे हैं। वो पर्पस ही डिफाइन करेगा कि इस फाइलोजेनी में जो हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स हैं वो किस लेवल पे देखेंगे और कौन कौन से इवेंट्स हम मॉनिटर करेंगे। सिंपल सी बात है। तो ये तो बस ऐसे ही हो गया। अब इस फाइलोजेनी को पढ़ने के लिए, इसकी स्टडी करने के लिए कुछ तरीके हैं। जैसे फाइलोजेनी की स्टडी करने का जो सबसे कॉमन और कन्वीनियंट तरीका है वो है फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री का निर्माण करके हम आसानी से इन इवेंट्स को, इन सीरीज ऑफ इवेंट्स को समझ सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक ट्री इज सिंपली लाइक अ फैमिली ट्री। जैसे हम देखते हैं कि पापा हो गए, मम्मी,
फिर इनसे आए भाई बहन, फिर बहन नंबर 2, फिर पापा मम्मी की, पापा की हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो दादा दादी मिलेंगे, मम्मी की हिस्ट्री देखेंगे तो नाना नानी, फिर उनकी भी हिस्ट्री। तो जैसे फैमिली ट्री में हम देखते हैं कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए या हम लोग कहाँ से आए, उसी तरह से फाइलोजेनेटिक ट्री में फैमिली हिस्ट्री नहीं देखी जाती है, इसमें टैक्सोनॉमिक हिस्ट्री देखी जाती है कि जीनस क्या था, फिर उसके ऊपर और जाएंगे तो फैमिली क्या थी, फिर क्लास क्या था। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो फाइलोजेनेटिक ट्री अगर इसको हम सिंपली डिफाना चाहें कि इट इज़ द ब्रांचिंग डायग्राम that represents the above history of events। ये जो हमने बात की ना हिस्ट्री ऑफ द इवेंट्स की, तो इन हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स को जो ब्रांचिंग डायग्राम डिपिक्ट कर रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है, उसी को हम सिंपली फाइलोजेनेटिक ट्री कह देते हैं। अभी ये हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं फाइलोजेनेटिक ट्री कैसे बनता है, होता क्या है। तो अभी यहाँ पे डेफिनेशन से हमको काम चलाना है। फिर एक टर्म आता है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। तो मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी से हम क्या समझते हैं? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी का मतलब ये है, फाइलोजेनी तो हम जान रहे हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, लेकिन अगर इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म को पता लगाने के लिए हम मॉलिक्यूल्स का यूज कर रहे हैं तो दैट विल बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। अब उसमें कौन से मॉलिक्यूल्स हम मोस्टली यूज कर सकते हैं? तो वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपको मालूम है, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स। क्योंकि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स जो हैं वो यूनिवर्सल मॉलिक्यूल्स हैं, ऑलमोस्ट सभी बायोमॉलिक्यूल्स यूनिवर्सल हैं, लेकिन इनमें जो इंफॉर्मेशन है वो इनके सीक्वेंस पे डिपेंड करती है। तो इनसे हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय नोइंग देयर सीक्वेंसेस। चाहे हम न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस पता लगाएं, चाहे प्रोटीन का सीक्वेंस यानी अमीनो एसिड सीक्वेंस पता लगाएं, तो उस सीक्वेंस से हम कई तरीके की इंफॉर्मेशन का पता लगा सकते हैं, इंक्लूडिंग द इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन। तो इसलिए मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी एक बहुत बढ़िया टूल है इवोल्यूशन हुआ कैसे हुआ इस चीज़ का पता लगाने के लिए। तो अगर इसको हम सिंपली डिफाइन करें मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी को, तो इसका मतलब ये है कि व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनिजम्स evolutionary history is obtained from sequences of nucleic acid and proteins, तो इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का पता हम लगा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हुए, तो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। अब अगर हमको मॉलिक्यूलर लेवल पे इवोल्यूशन को ऑब्जर्व करना हो तो जाहिर सी बात है हम इन
बायोमोलिक्यूल्स के, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स के सीक्वेंसेस की एनालिसिस करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या चेंजेस आए हैं इनके सीक्वेंसेस में फ्रॉम द प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स टू द एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। वो चेंजेस हम अगर सीक्वेंसिंग करके वो चेंजेस हम कंपेयर करके पता लगा लेंगे तो हमको एक अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि किस डायरेक्शन में इवोल्यूशन हुआ है। तो इस पॉइंट को अगर हम मेंशन करें यहाँ पे, तो एट मॉलिक्यूलर लेवल evolution is observed as, कैसे, as nucleotide changes in nucleic acids and amino acid changes in proteins। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे इवोल्यूशन को हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? न्यूक्लिक एसिड में जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनमें क्या चेंजेस हुए, और प्रोटीन्स में जो एमिनो एसिड के सीक्वेंस हैं उनमें क्या चेंजेस हुए, या टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स में क्या चेंजेस हुए। और ऐसा हम क्यों कर पाते हैं? क्योंकि ये जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स, ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या कहलाते हैं? दीज आर कॉल्ड एज, या नोन एज, इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स। और इनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। जाहिर सी बात है, सेल को जिंदा रखने के लिए, ऑर्गेनिजम्स को कंट्रोल करने के लिए, एट एवरी लेवल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, हर एक लेवल पे जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो इनके पास होती है। तो दे कंटेन न्यूमरस इंफॉर्मेशंस including information of an organism's evolutionary history। तो सवाल ये आता है कि चलिए, इनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी मौजूद है, तो हम उस जानकारी को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे? हाउ टू एक्सट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका होता है, स्पेशली हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सीक्वेंसेस की होमोलॉजी प्रेडिक्ट की जाती है। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है इसको समझना कि भाई किसी ऑर्गेनिज्म ए में जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का वो ATCCGGA है। ऑर्गेनिज्म बी है, इसमें AT, यहाँ पे G हो गया, बाकी CGGA ये सारा सेम रहा। तो चेंज कहाँ पे आया? इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में चेंज आया फ्रॉम ऑर्गेनिज्म ए टू ऑर्गेनिज्म बी। तो ये कैसे पता चलेगा? जब हम इन दोनों सीक्वेंसेस को आपस में कंपेयर करेंगे। आदमी के बस की बात तो है नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर ऑफ सीक्वेंसेस होते हैं। तो उसको कंपेयर करने के लिए हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स का, कंप्यूटर प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोग्राम्स क्या हैं, कैसे हैं, बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हम बताएंगे आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? इट इज एक्सट्रैक्टेड बाय कंपेयरिंग न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन सीक्वेंसेस। यहाँ तो हमने सिर्फ न्यूक्लिक एसिड की बात की, अमीनो एसिड में भी सीक्वेंस होमोलॉजी कंपेयर करते हैं।
sequences from different organisms using computer programs. ठीक है, तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश कैसे करते हैं? सीक्वेंस होमोलॉजी से। यानी कि इसका नेक्स्ट पॉइंट यही हो जाएगा कि द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप is established on the basis of, आगे चलते हैं, on the basis of degree of homology between sequences of different organisms. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कितनी होमोलॉजी है, कितनी सिमिलैरिटी है सीक्वेंसेस में, उसको कंपेयर करके हम उन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बीच का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं। तो पता क्या चलता है इसमें? पता ये चलता है, आप गेस भी कर सकते हैं इस बात को, कि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे या कम होंगे? कम होंगे। जाहिर सी बात है, तभी वो क्लोजली रिलेटेड हैं। और जो डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे उसमें डिफरेंसेस ज़्यादा होंगे। तो इसका मतलब कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स exhibit fewer differences than distantly related organisms in their nucleic acid and protein sequences. ठीक है, बहुत बेसिक बातें हैं ये सब, इसमें समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब सवाल ये आता है कि भाई डीएनए तो बहुत बड़ा है, प्रोटीन्स भी बहुत बड़ी होती हैं, हम स्पेशली डीएनए का या प्रोटीन का कौन सा हिस्सा या कौन सी स्पेसिफिक प्रोटीन या कौन सी स्पेसिफिक जीन, डीएनए की अगर हम बात करें, को चूज करें फॉर कंपैरिजन पर्पस? ऐसा तो है नहीं कि पूरा डीएनए का बैठ के हम ले गए, वो पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग, होल जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं और उसमें फिर कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इतना डेटा जनरेट होगा कि प्रॉपर कंपैरिजन आप कर ही नहीं पाएंगे, हालत ख़राब हो जाएगी, कंप्यूटर जो है वो जल जाएगा, स्वाहा हो जाएगा। क्योंकि एक बार कंपैरिजन लगा देते हैं ना, तो हफ्ते हफ्ते तक कंपैरिजन वो चलता रहता है। अगर होल जीनोम सीक्वेंसिंग करते हैं और उसको कंपैरिजन करते हैं, तो वो भी इस सब कंप्यूटर में नहीं जिस लैपटॉप से हम तुमको पढ़ा रहे हैं, इसके लिए सुपर कंप्यूटर लगते हैं। ऐसी बेंगलोर हो गया, एम्स हो गया, पुणे में है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, और भी बहुत सारी जगह पे है, आईआईटीज़ में है। तो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, तब तो ये एनालिसिस होती है अगर होल जीनोम सीक्वेंसिंग के कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि थोड़े से में ही या कम रिसोर्सेज में ही काम चल जाए? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको ऐसे मॉलिक्यूलर मार्कर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे या ऐसी स्पेसिफिक जीन्स या स्पेसिफिक प्रोटीन्स चूज करनी होगी, सेलेक्ट करनी होगी, जिसको हम दो ऑर्गेनिजम्स में कंपेयर कराएं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो यही है। नेक्स्ट सर ये पॉइंट रिपीट कर दीजिए, नहीं समझ आया। ये पॉइंट नहीं समझ में आया? नहीं सर।
नेक्स्ट टॉपिक हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद बताते हैं। सिलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स फॉर फाइलोजेनेटिक स्टडीज। जैसे मान लो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने जो बताया आपको कि ऑर्गेनिज्म ए है और ये है हमारा ऑर्गेनिज्म बी, इन दोनों में कितना डिफरेंस आया, या ऑर्गेनिज्म ए से ऑर्गेनिज्म बी तक जो इवोल्यूशन की प्रोसेस हुई उसमें एक्चुअली में क्या चेंजेस आए, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हुए। इसको अगर हमको मॉलिक्यूलर लेवल पे पता लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो हम उसके जीन की सीक्वेंसिंग या न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पता कर लें, या इसके प्रोटीन की सीक्वेंस पता कर लें। अगर ये दोनों क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स हैं तो जो जीन होगी उनमें डिफरेंसेस कम होंगे, प्रोटीन्स होंगी उनमें डिफरेंसेस और कम होंगे। तो हमको अगर ये पता लगाना है तो क्या तरीका सही रहेगा। जीन की संख्या मान लो उसके पास है 30,000, 30,000। प्रोटीन्स की संख्या है मान लो, लेट्स अज्यूम 50,000। ऑर्गेनिज्म बी में भी ऑलमोस्ट अगर क्लोजली रिलेटेड है तो संख्या लमसम यही रहेगी, थोड़ा बहुत अप डाउन होगा, 29 हो सकता है या 31 हो सकता है, यहाँ 50 में 49 या 52-53 हो सकता है। लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे तो तुम खुद बताओ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। क्या हम सारी 30,000 जीन्स को कंपेयर करें ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी में, सारी 50,000 प्रोटीन्स को कंपेयर करें ऑर्गेनिज्म ए या ऑर्गेनिज्म बी में, या कुछ स्पेसिफिक जीन्स और प्रोटीन्स को हम कंपेयर करें जिसके बारे में हमको थोड़ी अवेयरनेस है पहले से ही, बिकॉज ऑफ द जीनोम सीक्वेंसिंग जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में हो चुकी है, और इस समय तो उसको कराना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है, एनजीएस चल ही रहा है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो हार्डली 24 घंटे में पूरा जीनोम सीक्वेंस हो जाता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेटा आ जाता है हमारे पास। तो कंपैरिजन के लिए तुम बताओ 30,000 जीन्स को कंपेयर करना ज़्यादा आसान होगा, या 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100 जीन्स, बताओ। स्पेसिफिक जीन्स का। स्पेसिफिक जीन्स को कंपेयर करना आसान होगा, और उसमें हम कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है क्या है, और वो डिपेंड करता है कि हम किस तरह की प्रोटीन को सीक्वेंस कंपेयर कर रहे हैं। कंजर्व्ड रीजन्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि ज़्यादा चेंजेस नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। अगर कंजर्व्ड प्रोटीन्स में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब कि मेजर इवोल्यूशन हो रहा है। तमाम तरीके की इन्फरेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब बात की बातें हैं। तो हमने अभी कहा कि कुछ स्पेसिफिक जीन्स या कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स को कंपेयर किया जाए तो वो ज़्यादा फीजिबल भी होगा और एनालिसिस में टाइम भी कम लगेगा। तो वो कौन सी जीन्स या वो कौन सी स्पेसिफिक प्रोटीन्स होंगी, इसी को हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स। मॉलिक्यूलर मार्कर्स का मतलब क्या हुआ, वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक जीन्स और प्रोटीन्स। तो फाइलोजेनेटिक स्टडी करने के लिए हमको मॉलिक्यूलर मार्कर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, डिसाइड करना पड़ता है कि हम फला फला जीन और फला फला प्रोटीन को कंपेयर करेंगे बिटवीन ऑर्गेनिज्म ए और ऑर्गेनिज्म बी, और तब देखेंगे कि कितना इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो हाँ, नेक्स्ट अगर हम इसको थोड़ा सा पॉइंट्स में आपको बता दें, समझ में आ गया ये पॉइंट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? आ गया सर।
ठीक है, तो जो पॉइंट हमारा है वो ये है कि phylogenetic studies require construction of a molecular phylogenetic tree। अगर हमको इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की स्टडी करनी है या फाइलोजेनेटिक स्टडी करनी है तो हमको सबसे पहले एक मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना पड़ेगा। तभी हम ये देख पाएंगे कि इन ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंसेस कहाँ पे अराइज हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था, जो पहले पेज पर डेफिनेशन बताई थी उसमें भी आपने देखा ही था कि फाइलोजेनी क्या है, हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स, जिससे हमको पता चलता है कि कोई स्पीशीज अपने एंसेस्टर से कैसे बनी, इवॉल्व होके। और फाइलोजेनेटिक ट्री था, क्या था, ये एक ब्रांचिंग डायग्राम है जिससे ये हम हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फाइलोजेनी, अगर फाइलोजेनेटिक स्टडी करनी है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना पड़ेगा। तो वही पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किया है। Phylogenetic studies require construction of a molecular phylogenetic tree। क्यों? क्योंकि हम मॉलिकुलर या इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इवोल्यूशनरी स्टडी। तो जो ट्री बनेगा वो भी मॉलिकुलर ही कहलाएगा। अच्छा, अब ये जो मॉलिकुलर फाइलोजेनेटिक ट्री है इसको हम कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, सवाल ये है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको न्यूक्लिक एसिड या एमिनो एसिड के सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए, और जब उनको हम कंपेयर करेंगे तभी ये ट्रीज जो है वो तैयार कर पाएंगे। हम इसको देखेंगे अभी आगे कि कैसे तैयार किया जाता है, लेकिन फिलहाल फॉर द पॉइंट वो ये है कि इट्स कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स कंपैरिजन ऑफ न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन सीक्वेंसेस। किसमें? इन्हीं दो ऑर्गेनिजम्स में जिनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस, तो ये कैसे डिसाइड होगा? यहाँ तो मान लो हमने डिसाइड कर लिया कि स्पेसिफिक जीन्स या स्पेसिफिक प्रोटीन्स लेंगे। ये कैसे डिसाइड करें कि न्यूक्लिक एसिड ही कंपेयर करना है या प्रोटीन सीक्वेंस ही कंपेयर करना है? मतलब अब इन दोनों में कौन सा ऑप्शन चूज किया जाए, तो वो कैसे डिसाइड होता है? तो वो डिसीजन लेने से पहले आप ये पॉइंट्स जान लीजिए कि जो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होता है उसकी खासियत क्या होती है। इसकी खासियत ये होती है कि इट प्रोवाइड्स मोर फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन देन प्रोटीन सीक्वेंस। कभी भी न्यूक्लिक एसिड का जो सीक्वेंस होगा वो प्रोटीन सीक्वेंस से ज्यादा इंफॉर्मेशंस देगा, फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी कि इवोल्यूशनरी इंफॉर्मेशन। कैसे? ये कैसे? तो ये ऐसे, या इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन देन प्रोटीन सीक्वेंस, ये ऐसे देता है। पहले हम सेंटेंस लिख दें फिर उसको एक्सप्लेन करें आपको। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट silent mutations do not affect
amino acid sequence, but do alter the DNA sequence. ये बात समझ में आई? जी सर, क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा जेनेटिक कोड एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे वेरी होते हैं। गुड, दिस इज कॉल्ड एज डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। तो इसका मतलब ये हो गया, जैसे अगर इसको हम थोड़ा सा इलाबोरेट कर दें कि मान लीजिए डीएनए सीक्वेंस है हमारा GGA GCC ATA TTA, ये हमारा सीक्वेंस है। दूसरी कंडीशन में GGA GCA ATT और TTA। अब यहाँ पे हमको डिफरेंसेस कहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं? GGA यहाँ GC, यहाँ पे C है और यहाँ पे A हो गया। ये स्ट्रैंड नहीं दो बना रहे हैं अलग अलग, ऐसे मत कंफ्यूज हो जाना। ये एक ऑर्गेनिज्म का है और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का। तो ये एक ऑर्गेनिज्म का है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म, ऐसे लिख देते हैं। कौन से यहाँ पे ऑर्गेनिज्म A या ऑर्गेनिज्म B, ऐसे मान लें हम, ठीक है, सपोज। और ये यहाँ पे क्या चेंज आया? ATA है यहाँ पे और यहाँ ATT है, बाकी ये TTA TTA तो सच है। ये वाला जो है GCC, ये कोड करता है एलेनिन के लिए, और ये वाला जो GCA है ये किसके लिए कोड करेगा? दिस विल ऑल्सो कोड फॉर एलेनिन। सिमिलरली ATA, this codes for isoleucine, and this ATT, this also codes for isoleucine। तो अगर इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के प्रोटीन सीक्वेंस को आप कंपेयर करेंगे या अमीनो एसिड सीक्वेंस को आप कंपेयर करेंगे तो क्या कोई डिफरेंस आपको मिलेगा? नहीं। नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप न्यूक्लिक एसिड के सीक्वेंस को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वॉबल बेस की वजह से थर्ड प्लेस पे चेंजेस हुए हैं। ऑल्दो वो चेंजेस प्रोटीन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन हमको ये पता तो चला कि ये चेंज आया है, दैट मीन्स म्यूटेशन हुआ है, दैट मीन्स इवोल्यूशन का कुछ स्टेप आगे बढ़ा है। ऑल्दो दैट म्यूटेशन बीइंग साइलेंट म्यूटेशन हैज नॉट बीन रिफ्लेक्टेड इन द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स इन द प्रोटीन। तो इसी वजह से यही बात है कि न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस जो है वो ज़्यादा फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है देन दी प्रोटीन सीक्वेंस। तो अब सवाल ये आता है, तो न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को हमको फिर कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने के लिए, और प्रोटीन सीक्वेंस को कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए? तो ये बात हम देख लेते हैं। इसका मतलब प्रोटीन्स वाला कंजर्व प्रोटीन्स में यूज करना चाहिए। हाँ, प्रोटीन वाला कंजर्व में यूज़ करना चाहिए, लेकिन चलो यहीं पे अब बताइए तो सवाल एक पूछ लेते हैं। अगर हमको क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में कंपेयर करना है एवोल्यूशन, तो हम न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस यूज़ करें या प्रोटीन सीक्वेंस? न्यूक्लिक एसिड। यस, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस के स्लाइड चेंजेस भी जो है वो हमको बताएंगे कि इवोल्यूशन कुछ ना कुछ हुआ है। लेकिन जब ये चेंजेस किसी चेंज्ड प्रोटीन को कोड करना शुरू करेंगे तब हमको पता चलेगा इवोल्यूशन हुआ है, अगर हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग से पता लगा रहे हों।
तो प्रोटीन सीक्वेंस का इस्तेमाल हम करते हैं जब डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को या टैक्सा को कंपेयर करते हैं कि इवोल्यूशन हुआ है कि नहीं, और जब क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करते हैं तो हम हमेशा न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो 10 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या करता है? इवॉल्व्स मोर रैपिडली देन प्रोटीन सीक्वेंस। इवॉल्व्स, क्यों? ये बात समझ में आई कि क्यों न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ज़्यादा तेजी से इवॉल्व कर रहा है? आया कि नहीं समझ में? जी सर, क्योंकि प्रोटीन में जो चेंज नहीं आ रहा है ना। चेंज नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कि प्रोटीन जो है वो स्लोली इवॉल्व कर रहा है। और इसी वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा तेजी से इवॉल्व करते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, दे कैन बी यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ वेरी क्लोजली related organism for the evolutionary study। खैर सब कुछ वही चल रहा है, एवोल्यूशनरी स्टडी चल रही है। तो ये कहानी थी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की। अब अगर प्रोटीन सीक्वेंसेस की हम बात करें तो प्रोटीन सीक्वेंसेस, इनका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? दे आर यूज्ड टू establish phylogenetic relationship between distantly related organisms। ऑर्गेनिजम्स कहें या टैक्सा कहें। टैक्सा एक्सा तो मालूम है ना? टैक्सा क्या होता है? तो एक एक कैटेगरी जिसमें ऑर्गेनिज्म रखा रहता टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, अगर उसको सिंगुलर है। यूज करें तो टैक्सॉन कहते हैं, प्लूरल जी में टैक्सा कह देते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमको बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स में इवोल्यूशनरी या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की स्टडी करनी हो तो हम प्रोटीन सीक्वेंस को प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप्स हैं। अगर हम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को एनालाइज करने लगेंगे तो इतने सारे हमको एनालिसिस करने पड़ेंगे कि हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें जाहिर सी बात है बहुत सारे साइलेंट म्यूटेशंस भी हमको देखने के लिए मिलेंगे, तो फिर उसी को हम देखते रह जाएंगे। एक्चुअल जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी उसी में कहीं गुम हो जाएंगे। और प्रोटीन सीक्वेंसेस को हम अगर देखेंगे और प्रोटीन्स में डिफरेंसेस मिलेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ एक्चुअल जो चेंज हुआ है फ्रॉम, और ये भी कम नहीं मिलेंगे। प्रोटीन सीक्वेंसेस भी बैक्टीरिया और यूकैरियोट कैरियोट्स के बीच में बहुत वास्ट होंगे, डाइवर्स होंगे। तो चूंकि प्रोटीन सीक्वेंसेस भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो सकते हैं और होते ही हैं बिटवीन बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट, यानी कि जब हम पूरा का पूरा, अब ये किस लेवल की का क्लासिफिकेशन है? बैक्टीरिया और यूकैरियोट ये किस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? प्रोटिस्टा और हाँ? क्या क्वेश्चन हमको सबसे सॉरी से। सबसे टॉप की टेक्सोनॉमिक कैटेगरी आज की डेट में क्या है? सबसे ऊपर जो है, किंगडम। उससे भी ऊपर कुछ है। किंगडम ऑर्डर। हाँ, घर कहाँ है किंगडम? कोई और बोला, कुछ बोलो जल्दी। ऑर्डर। अंशिका तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही, थोड़ा ऑर्डर क्या है? हाँ,
ऑर्डर कह रही है। ऑर्डर नहीं यार, ये तो किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, ऑर्डर तो बहुत नीचे है। और कोई अटेम्प्ट करे, बताओ। बोलो। क्या वो पूरा पेपर पढ़ लिए तुम लोग और वो अभी पता नहीं चला? वो विटेकर वाला क्लासिफिकेशन से पूछ रहे हैं। विटेकर चाहे कोई भी कर, जवाब ब्रिटिश। दोगी? नहीं मालूम है? अभी बोल देंगे तो कहोगे हाँ मालूम था। मालूम है ये? नहीं। नहीं मालूम है? उहुं। तो भैया जान लो। डोमेन, डोमेन जो है वो हाईएस्ट ऑर्डर है, ऑर्डर कह रहे हैं, हाईएस्ट टैक्सॉन है। और इनफैक्ट टैक्सॉन से भी ऊपर की चीज़ है। जितने भी लिविंग बीइंग्स धरती पे पाए जाते हैं उनको 3 डोमेन्स में कैटेगराइज किया गया है। एक को हम कहते हैं आर्किया, दूसरे को हम कहते हैं प्रोकैरिया, और तीसरे को कहते हैं यूकैरिया। ये तीनों नाम पता थे, डोमेन वाले नहीं पता। ये डोमेन ही है बेसिकली। तो ये सबसे टॉप की कैटेगरी है। तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, वी आर कंपेयरिंग बिटवीन 2 डोमेन्स ऑफ द लाइफ, बैक्टीरिया और यूकैरियोट के बीच में। तो अगर इस केस में हम प्रोटीन सीक्वेंसेस को भी कंपेयर करेंगे तो हमको एनॉर्मस नंबर ऑफ चेंजेस मिलेंगे प्रोटीन सीक्वेंसेस में भी, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस मिलेंगे। तो उस चीज़ को भी हमें थोड़ा सा कम करना है, लोड थोड़ा घटाना है। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हम करते क्या हैं कि इन सच केसेस कंजर्व्ड प्रोटीन्स, प्रोटीन्स या प्रोटीन सीक्वेंसेस, sequences are used। अब प्रोटीन सीक्वेंसेस जो है वो ज़्यादा कंजर्व्ड क्यों रहते हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, ये बताओ। प्रोटीन सीक्वेंसेस या अमीनो एसिड सीक्वेंस, बात वही है, आर मोर कंजर्व्ड देन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ड्यू टू, कोई बताएगा? स्लोली इवॉल्व होने। ना, ड्यू टू डीजेनेरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। वही जेनेटिक कोड की वजह से। हाँ वही। तो डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड जो अभी हमने आपको बताया था उसका मतलब यही होता है कि किसी एक एमिनो एसिड को कोड करने के लिए एक से ज़्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं। तो अब आप देखिए, एलेनिन को GCA भी कोड कर रहा है और GCC भी कोड कर रहा है। सिमिलरली आइसोल्यूसिन को ATA भी कोड कर रहा है और ATT भी कोड करता है। तो दिस इज कॉल्ड एज डीजेनेरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। यहीं पे एक टर्म आता है अनएम्बिगुअस, जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस, नॉन एम्बिगुअस। इसका क्या मतलब होता है? अब पढ़ाए नहीं है तो इसलिए पूछने का हक भी नहीं है। पढ़ाएंगे, जेनेटिक कोड हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस से पहले, यानी ट्रांसलेशन से, तो वहाँ ये सारे टर्म्स आएंगे। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि कोई एक कोडॉन सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड के लिए ही कोड करेगा,
किसी दूसरे अमीनो एसिड के लिए वो कतई कोड नहीं करेगा। बात समझ में आई? जी। किसी एक अमीनो एसिड के लिए एक से ज्यादा कोडॉन्स हो सकते हैं, लेकिन कोई एक कोडॉन एक से ज्यादा एमिनो एसिड्स के लिए कोड नहीं कर सकता। दिस इज कॉल्ड अनएम्बिगिटी ऑफ द जेनेटिक कोड। खैर, जब टॉपिक आएगा तो वहां डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम कोशिश करते हैं और सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूलर मार्कर जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री की। नहीं, अभी नहीं। अभी हमको इसमें थोड़े से कुछ और पॉइंट्स देखने हैं। अभी हमने क्या कहा था कि जो प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं वो ज़्यादा कंजर्व्ड रहते हैं न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की तुलना में। क्यों? बिकॉज ऑफ द डीजेनरेशन ऑफ द जेनेटिक कोड। इसका मतलब, इस बात से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, और वो क्या है कि 10 प्रोटीन सीक्वेंसेस कैन remain same while the corresponding DNA sequences have more room for variation। इस चीज को तो आप समझ गए होंगे कि प्रोटीन सीक्वेंस तो वही रह सकता है, लेकिन उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो डीएनए सीक्वेंस है उसके पास ज्यादा रूम है वेरिएशन के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ द डीजेनेरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड। तो अगर हम स्पेशली डीएनए सीक्वेंसेस की बात करें, अभी हम यही कह रहे थे ना कि सिलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मार्कर्स, तो कौन से मार्कर्स हम सेलेक्ट करते हैं, या इन जनरल आजकल जो चल रहा है हिसाब किताब, उसमें कौन से मॉलिक्यूलर मार्कर्स का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है? तो फॉर फाइलोजेनेटिक स्टडीज द मोस्ट commonly used DNA आई मीन वही मॉलिक्यूलर मार्कर आर कौन से हैं? एक तो न्यूक्लियर राइबोसोमल डीएनए या आरडीएनए, और दूसरा जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं एमटीडीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो राइबोसोमल डीएनए का यूज करते हैं हम फाइलोजेनेटिक स्टडीज के लिए या कंपेयर करने के लिए दो ऑर्गेनिजम्स में, और माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब हम फाइलोजेनेटिक स्टडीज कर रहे हों यूजिंग द डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि हम ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स का यूज करें जिसमें वेरिएबिलिटी हो, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में वो थोड़ा चेंज हो रहा हो, तभी तो हमको पता चलेगा कि कुछ इवोल्यूशन हुआ नहीं हुआ। तो ये पॉइंट भी ध्यान, अब भले ही वो इवोल्यूशन या वो चेंज जो है वो प्रोटीन में रिफ्लेक्ट हो चाहे ना हो, भले ही वो साइलेंट म्यूटेशन हो, लेकिन कुछ तो चेंज हो। तो इसका मतलब क्या कि डीएनए सीक्वेंसेस chosen
for phylogenetic analysis must show variability in the organisms being studied। तो जिन ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जा रही है उन दोनों में या उन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में वेरिएबिलिटी हो उन सीक्वेंसेस में, क्योंकि अगर वेरिएबिलिटी नहीं होगी तो कोई फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन हम ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे, एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो इस पॉइंट को भी अगर हम लिख दें, इफ देयर इज नो वेरिएबिलिटी देयर इज नो फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन। भाई कुछ चेंज ही नहीं हुआ तो इसका मतलब कि इवोल्यूशन ही नहीं हो रहा है। तो फिर मतलब क्या है, उस पर्पस क्या है फिर उस स्टडी का? हमको तो देखना है चेंज क्या हो रहा है। तो इसी वजह से कौन सा डीएनए हम यूज करते हैं जनरली? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो इसका मतलब कि देयरफॉर फॉर evolutionary analysis of different individuals, अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, डिफरेंट इंडिविजुअल्स within a population माइटोकॉन्ड्रियल या एम्प्टी डीएनएज आर यूज्ड। पहली चीज तो इसमें दो बातें हैं, इस पॉइंट में दो दो इन्फ्रेंसेस हम ड्रॉ कर सकते हैं। पहला क्या है कि हम स्टडी कहाँ कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं विद इन ए पॉपुलेशन। इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक बहुत ही स्मॉल स्केल पे स्टडी कर रहे हैं। इवन हम स्पीशीज लेवल पे भी नहीं जा रहे हैं, हम पॉपुलेशन के लेवल पे ही स्टडी कर रहे हैं। तो इसका मतलब कि हम बहुत ही क्लोजली रिलेटेड, वेरी क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स में इवोल्यूशनरी एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे केस में हमको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की एनालिसिस ही यूज़ करनी पड़ेगी। प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो डिस्टेंटली रिलेटेड टैक्सोन या ऑर्गेनिजम्स में ऑपरेट होता है अच्छे से। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू न्यूक्लियर डीएनए। हमारे न्यूक्लियस में जो डीएनए कंटेंट होता है वो बहुत बहुत तेजी से चेंज नहीं होता है, क्योंकि उसको चेंज ना होने देने के लिए बहुत सारी मशीनरी बैठी हुई है। वो प्रूफ रीडिंग है, वो एक्सीजन रिपेयर मैकेनिज्म है, एसओएस रिस्पॉन्स है सेल के अंदर। ये सारी चीज़ें न्यूक्लियर जीनोम को ज़्यादा चेंज नहीं होने देती। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के पास इतनी सोफिस्टिकेटेड मशीनरी नहीं होती। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए चेंज होता है इवन फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज और सेम पॉपुलेशन। तो इसलिए, और हमने यहाँ पे ऊपर स्टेटमेंट लिखी कि इफ देयर इज नो वेरिएबिलिटी देयर इज नो फाइलोजेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो वेरिएबिलिटी तो हमको चाहिए, तो वेरिएबिलिटी हमको कहाँ से मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए से। तो ये पॉइंट्स अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्यों यूज होते हैं, क्योंकि दे इवॉल्व मच फास्टर देन न्यूक्लियर जीनोम। इसी तरह की स्टेटमेंट हमने लिखी थी जब प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स को कंपेयर कर रहे थे। तो वहाँ हमने लिखा था कि न्यूक्लियोटाइड्स इवॉल्व मच फास्टर देन प्रोटीन्स। लेकिन जब हम जीनोम या न्यूक्लियोटाइड्स की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होते हैं दे इवॉल्व मच फास्टर देन न्यूक्लियर जीनोम या न्यूक्लियर डीएनए। इसी वजह से इनको इस्तेमाल किया जा रहा है इवोल्यूशनरी स्टडी में।
तो ये पॉइंट भी हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि thus it is used mostly to examine phylogenetic relationships in lower, ध्यान देना है, lower categorical levels, lower categorical levels such as families, genera, species or populations. क्योंकि ये बहुत तेजी से इवॉल्व होता है, ये बहुत तेजी से चेंज होता है, तो वो चेंजेस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं इवन इन लोअर कैटेगोरिकल लेवल्स। हायर के लिए तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, प्रोटीन का हो गया या न्यूक्लियर जीनोम का ऑप्शन हो गया, वो पॉइंट भी हम यहाँ पे मेंशन कर दें कि टू स्टडी द इवोल्यूशन ऑफ more widely divergent groups of organisms, यानी कि ज़्यादा डिस्टेंटली रिलेटेड जो ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि डाइवर्जेंट हैं ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स टैक्सा, सच एज क्या, किंगडम, फाइलम, क्लास, slowly evolving nucleotide sequences जैसे कि स्लोली इवॉल्विंग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है, न्यूक्लियर, हाँ, कौन सा, न्यूक्लियर आरडीएनए जो हमने आपको बताया था, सच एज न्यूक्लियर आरडीएनए, और दूसरे स्लोली इवॉल्विंग क्या है, स्लोली इवॉल्विंग नहीं, दूसरे तो एंटायरली डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस, यस, तो इनका हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसेस आर यूज्ड। और ये जो न्यूक्लियर आरडीएनए है, इसमें भी एक स्पेसिफिक वाला है एग्जांपल आपके पास, वो हम बता देते हैं। फॉर एग्जांपल 12S आरडीएनए, और ये जो 12S आरडीएनए है ये हाईली कंजर्व्ड है, तो इसका मतलब कि लार्जर या डिस्टेंटली रिलेटेड ग्रुप्स में हम इसको देख सकते हैं, तो बहुत दूर दूर के ग्रुप्स में हम देखेंगे तब शायद कुछ ऐसे चेंजेस हमको मिलें जो नेग्लिजिबल हो, लेकिन कम से कम ये बताएंगे हमको कि हाँ ये चेंज हुआ है, यानी कि कुछ ना कुछ इवोल्यूशन हुआ है।